सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इकलौता चैनल साइंस बाय हायल पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 10 जनरल साइंस के चैप्टर 1 का बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया था, जहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, ऐसा बोल सकते हो। आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा उसमें हम क्या सीखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शंस को या फिर एक केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब वैसे क्या होता है, मैं एक बार रिपीट कर दूँ, बहुत पहले बताया था। मतलब कि कोई भी रिएक्शंस मान लो, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ मिलाया, हमें क्या मिला, वाटर मिला। अभी इस चीज़ को हमें बैलेंस करना होगा, तो फिर यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। अभी इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हो, मतलब कि एक रिएक्शंस हो सकता है, कोई भी चीज़ों का मिक्सर होता है, उसमें क्या है, हमें फिक्स्ड अमाउंट चीज़ को हमें क्या करना होता है, मिलाना होता है। जैसे कि मान लो घर में रोटी जो बनाते हैं उसके लिए आटा आता है। अभी क्या है, बाल्टी भर का पानी में हम क्या नहीं कर सकते, मतलब 500 ग्राम अगर आटा हम बाल्टी भर पानी में मिला दें तो उससे हमारा रोटी नहीं बन पाएगा। इसके लिए क्या है, एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर और आटा का जो अमाउंट होगा वो हमें फ़िक्स्ड अमाउंट चाहिए। अभी रिएक्शंस के साथ ही ऐसा मतलब होता है। अभी क्या है, हाइड्रोजन के साथ हमने जब ऑक्सीजन को मिलाया, हमें मिला था वाटर। अभी क्या है, इसमें हमारा कोई अमाउंट नहीं है, मतलब कि हमें कितना हाइड्रोजन मिलाना है, कितना ऑक्सीजन के साथ और हमें कितना वाटर मिलेगा। लेकिन जब हम इसको बैलेंस कर देते हैं तब हमारे पास एक मतलब डाटा आ जाता है कि हम अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन ले या फिर मतलब कुछ अमाउंट का ऑक्सीजन ले, उसके साथ उसका ट्वाइस करके या फिर उसका डबल करके हमें क्या लेना होगा, हाइड्रोजन लेना होगा। उसके बाद हमारे पास वाटर बनेंगे, वो भी 2 मोल। मतलब ये जो सामने मतलब रहता है ना, वो जो कोफिशिएंट बोल लो या फिर कांस्टेंट बोल लो, जो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मतलब कि हम ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन को मिला रहे हैं तो फिर हमें 2 गुना हाइड्रोजन मिलाने पड़ेंगे, तब भी क्या होगा, हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर बन सकते हैं, मतलब बनेंगे। अगर हम मतलब ये नहीं करते, अगर हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन की अमाउंट को कम करके ऑक्सीजन की अमाउंट को ज़्यादा ले लेते, तब क्या होगा, एक मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि हमारा हाइड्रोजन पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसको मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कम ले तो तब हाइड्रोजन मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ऑक्सीजन बच जाएगा। तो इसी चीज़ को ही हम आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर जानने के लिए हमें एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को किस अमाउंट में मिलाना है। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हमें यही बताता है कि हमें कितने चीज़ों के साथ, मतलब कि 2 चीज़ 3 चीज़ को तो हम साथ में मिलाएंगे, उन चीज़ों के साथ दूसरी चीज़ कितने अमाउंट में हम मिलाए ताकि हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रोडक्ट मिले। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस हमें यही चीज़ प्रोवाइड करती है। अभी क्या है, आज जो हमारा मतलब पहला टॉपिक होगा उसमें हम सीखेंगे कि एक इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। अभी हमने टाइटल में लिख लिया बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि हम एक केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे बाय किस मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। अभी इसमें क्या है, मैं जिस रेफरेंस बुक को प्रेफर करके मतलब इधर नोट्स बना रहा हूँ उसमें बहुत सारा मतलब स्टेप वाइज बातें दे रखी थी, लेकिन कोई सा भी बात उतना मतलब इम्पोर्टेंस या फिर उतना हेल्पफुल लगा नहीं मेरे को। इसीलिए मैं क्या है, पूरे चीज़ को पढ़ के अपने मुंह में जो आया उसमें से 2 लाइन इधर लिख लिया। उसमें पहला क्या है, फर्स्ट वी बैलेंस दैट एटम व्हिच हैज़ मोर नंबर ऑफ मोलिकुल्स। पहले हम उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसके पास क्या हो, ज़्यादा मोलिकुल्स हो। मोलिकुल्स मतलब कि जैसे कि इधर मतलब O2 थे, मतलब कि ऑक्सीजन की इधर 2 मोलिकुल्स है, इधर हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन की इधर की 2 मोलिकुल्स है, इधर क्या है, इधर ऑक्सीजन है, उधर इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो फिर ऑक्सीजन का इसका 1 मोलिकुल्स है। इसको बोलते हैं हम मोलिकुल्स। और सेकंड जो पॉइंट है उसमें हमें बोला गया है कि वी शुड रिप्लेस फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम इट। एक केमिकल रिएक्शन से हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसको, एक फ्रैक्शनल नंबर को। अगर मतलब जैसे कि इधर इक्वेशन मतलब एक केमिकल रिएक्शंस आ गया, अगर कोई ऐसे केमिकल रिएक्शंस आ जाए जैसे A+B इज इक्वल्स टू C+D दे रहा है मान लो। अभी इधर अगर 1/2 आ गया तो फिर हमें क्या है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, हम इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से हटा के नेचुरल नंबर बोल लो उस टाइप का बनाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, इस 2 को हटाने के लिए क्या करना होगा, मतलब 1/2 को, इस 2 को हटाने के लिए हमें 2 और मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये 2 कैंसिल होकर हमारे पास 1 बचेगा।
तो फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को सिर्फ इसके साथ नहीं पूरा केमिकल इक्वेशंस के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तब 2 मल्टीप्लाई होके इधर सिर्फ 1 मतलब ए बन जाएगा, इधर 2 भी बन जाएगा, प्रोडक्ट में भी हमें मल्टीप्लाई करना है, इधर 2c बन जाएगा, इधर 2d बन जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मतलब जैसे कि रिएक्शंस कैसा था कि हाइड्रोजन, ये इजी सा ही मैं बार बार ले रहा हूँ ताकि मतलब देरी ना हो, टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। क्या था कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें वाटर दे रहा है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, इसको बैलेंस करने के लिए इसके मोल्स को या फिर कोई भी कंपाउंड बोल लो, कोई भी मतलब एटम बोल लो, उसके अंदर वाले चीज़ पे हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमें अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना है, कोई सा भी नंबर, नेचुरल नंबर बोल लो, उसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो फिर हमें इसकी पहले जो मतलब कोफिशिएंट वाला मतलब कोफिशिएंट की जो जगह होगा इधर ही हमें मल्टीप्लाई करना है। हम अंदर की चीज़ को इधर उधर नहीं कर सकते। इसी चीज़ को समझने के लिए या फिर बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस कैसे मतलब हिटल ट्रायल मेथड से कैसे करता है, इसी चीज़ को समझने के लिए हमने 3 क्वेश्चंस ले लिया, जिसमें क्या है हमें बोला गया है बैलेंसिंग करना है फॉलोइंग जो नीचे दिए गए इसको। पहला है आयरन के साथ वाटर मिलके हमें एक तो फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन दे रहा है, उसके बाद सोडियम वाटर के साथ मिलके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दे रहा है, और इथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। पहला क्वेश्चन जो था उसको हमने लिख लिया। अभी क्या है हमारा पहला काम जो होगा, जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो मतलब कि जिस भी एटम के पास जितने मॉलिक्यूल्स है उसको हमें पहले लिखना है, और LHS वाले मतलब अलग से और RHS वाले अलग से हमें लिखना है। इससे क्या होता है, आसानी होता है मतलब इक्वेशंस को बैलेंस करने का। अभी क्या है, पहले है आयरन, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन मतलब इसकी एटम है, उसके बाद ऑक्सीजन की एटम है। अभी आयरन के पास इधर कुछ नहीं है मतलब कि एक एटम है, इधर ऑक्सीजन के मतलब मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं, मतलब ऑक्सीजन सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं, उसके बाद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 1 हैं। सेम एटम RHS में भी होगा, तो फिर RHS में भी एक बार लिख लेते हैं आयरन, उसके बाद क्या 2 नंबर पे लिखा था हाइड्रोजन और 3 नंबर पे ऑक्सीजन। अभी हमें RHS में मतलब कितने हैं, आयरन की जो मॉलिक्यूल्स हैं RHS में 3 है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है इधर 2 है, और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है इधर क्या है 4 है। तो फिर हम 4 लिख लिया। अभी हमें पहला जो पॉइंट था उसमें हमें क्या बताया गया था कि हमें जिसके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है हमें उससे पहले बैलेंस करना होगा। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन के पास मतलब ज़्यादा क्या है मॉलिक्यूल्स है, और RHS में भी हो सकता है, LHS में भी हो सकता है, मतलब कि रिएक्टेंट में भी हो सकता है, प्रोडक्ट में भी हो सकता है, लेकिन हमें फोकस उस पर करना है जिस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है। अभी क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो फिर यहाँ पे 1 है, 1 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस ऑक्सीजन के साथ 4 मल्टीप्लाई करना होगा। इस ऑक्सीजन के साथ 4 मल्टीप्लाई करना मतलब कि रिएक्टेंट की जो ऑक्सीजन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी अंदर हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते तो हमें बाहर करना होगा 4 मल्टीप्लाई। अभी ऑक्सीजन तो 4 बन गए प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में भी, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, 2 पहले से ही था और 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 बन गए, तो फिर ये 2 नहीं रहा, अभी ये 8 बन चुका है, 8 हाइड्रोजन बन गए। अभी हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो RHS में 2 हाइड्रोजन है, इसे हमें 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट के हाइड्रोजन के साथ 4 मल्टीप्लाई, तो अंदर मल्टीप्लाई कर नहीं सकते तो हमें बाहर 4 मल्टीप्लाई करना होगा। अभी बचा क्या, ये दोनों बैलेंस हो गया, इधर भी 8 इधर भी 8, लेकिन यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 को 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि इस आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर फाइनली हमारा मतलब हमारे पास कैसा इक्वेशंस आ गया कि हमें 3 मोल्स लेनी है किसकी, आयरन की, और वाटर की 4 मोल्स लेनी है। उसके बाद हमें 1 मोल्स, इधर कुछ नहीं है मतलब कि 1 है ना, इस 1 मोल्स हमें क्या मिलेंगे, फेरस ऑक्साइड, और हमें 4 मोल्स मिलेंगे हाइड्रोजन के। ये हो गया एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें सोडियम के साथ मतलब वाटर के साथ सोडियम को रिएक्ट करवा के हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। अभी LHS में एटम्स क्या क्या है, पहले तो सोडियम है लिख लिया, उसके बाद हाइड्रोजन है लिख लिया, उसके बाद ऑक्सीजन है हमने लिख लिया। अभी RHS में भी सेम एटम होंगे, अभी उस चीज़ को हम सीक्वेंस के साथ लिख लिया जाए ताकि हमें कंपेयर करने में ईजी हो। अभी क्या है, हमें इसके मॉलिक्यूल्स को लिखना है, इधर कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद ऑक्सीजन के पास 1 मॉलिक्यूल्स है, और प्रोडक्ट में सोडियम तो 1 ही है, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 + 2 अल्टीमेटली 3 है, लेकिन हम सेपरेटली लिख रहे हैं, इससे मतलब हमारा मिलाने का फायदा रहता है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है, 1 है। अभी क्या है, हमें ये चीज़ देखना है कि किसके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है। अभी हाइड्रोजन के पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दिखा,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और बाकी तो 1 है। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये मतलब ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, क्योंकि 2 + 3 ऑड है। तो फिर पहले हमें इसको इवन से मतलब ऑड से इवन बनाना पड़ेगा। अभी ऑड से इवन बनाने के लिए इस 1 को हमें इवन बनाना पड़ेगा, तभी इवन प्लस होकर इवन रहेगा। उसके बाद इस 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पे कितना बन जाएगा, मतलब 4 हाइड्रोजन बन जाएगा। अभी इस 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 2 के साथ और भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर फाइनली हमारे पास क्या बन गया कि हमने जो एक हाइड्रोजन था, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया। बाहर करना पड़ेगा, अंदर कर नहीं सकते। तो फिर 4 हाइड्रोजन हो गया और रिएक्टेंट में भी या फिर LSS में भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा। अभी इससे क्या हो गया, हमारा जो मतलब LSS के जो चीज़ें है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 4 बन गए लेकिन ऑक्सीजन भी 2 बन गया। और प्रोडक्ट में भी सोडियम 1 था, 1 नहीं रहा, 2 बन गया। उसके बाद ऑक्सीजन भी एक था लेकिन 2 मल्टीप्लाई होके 2 बन गया। अभी क्या है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया लेकिन सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई। तो फिर सोडियम के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा या फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, इथेन के साथ ऑक्सीजन को मिलाने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। इसी के LSS या फिर रिएक्टेंट वाले जो एटम्स है उसको हमने लिख लिया और RSS में भी सेम एटम होंगे, सीक्वेंस में हमने लिख लिया। अभी क्या है, जो कार्बन है वो है LSS में क्या 2, उसके मोलिकुल्स 2 हैं। हाइड्रोजन उसके मोलिकुल्स है 6 और ऑक्सीजन उसके मोलिकुल्स है 2। और प्रोडक्ट में कार्बन है सिर्फ 1 और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो फिर यहाँ पे 2 + 1 अल्टीमेटली 3 है लेकिन 2 + 1 है। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है। अभी क्या है, हमें ये चीज़ पे फोकस करना है कि किसके पास मोलिकुल ज़्यादा है। पहली बात तो हाइड्रोजन 6 है, सबसे ज़्यादा बड़ा संख्या यही है, तो फिर हम इसको पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 है। 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई, इस हाइड्रोजन के साथ 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई, मतलब कि ये वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन है, इससे पहले 3 मल्टीप्लाई करना होगा। अभी ये करने से मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे पहले क्या था 2 + 1, अभी क्या होगा 2 + 3, यानी कि 2 + 3 फाइनली बन गया क्या 5 ऑक्सीजन। अभी क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है। तो फिर 2 कार्बन को 1 बनाने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, यहाँ पे 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन बैलेंस हो जाएगा। तो फिर प्रोडक्ट का जो कार्बन है ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो फिर अभी फाइनली हमारा ऑक्सीजन क्या बन गया, फाइनली हमारा ऑक्सीजन बन गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 7th ऑक्सीजन बन गया। अभी क्या है, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते थे लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने पे मतलब कि वापस से ऑक्सीजन का चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन को अगर जब हम बैलेंस करेंगे तब ऑब्वियसली इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा। उस 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो वापस से चेंज हो जाएगा। तो फिर LSS के साथ मतलब RSS के ऑक्सीजन को LSS के ऑक्सीजन के साथ RSS के ऑक्सीजन को पहले अगर हम बैलेंस कर देते थे तो उसके बाद कार्बन के साथ बैलेंस जब हम करने के लिए आते तब क्या हो जाता, वापस से ऑक्सीजन मतलब अनबैलेंस हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, मतलब क्या करना चाहिए था कि पहले हमें कार्बन को बैलेंस करना था, उसके बाद हमें ऑक्सीजन पे आना था। अभी क्या है, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे भी कार्बन 2 बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। अभी 2 को हम कैसे 7 बनाएंगे, अभी 2 को अगर हमें 7 बनाना है तो फिर हमें क्या करना होगा, ये जो 2 है इससे तो पहले डिवाइड करना होगा, तब कैंसिल हो जाएगा और हमें 7 मल्टीप्लाई करना होगा। अभी 2 कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा क्या, मतलब 7। अभी यही 7 हमें प्रोडक्ट में बनाना है क्योंकि यहाँ पे 7 है। अभी इस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 7 / 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 2 कैंसिल होकर 7 बचेगा। अभी इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ हमने 7/2 को मल्टीप्लाई किया। और मैं बताया था कि एक इक्वेशंस में या फिर एक केमिकल इक्वेशंस में हम कभी भी कोई भी मतलब जो कोफिशिएंट रहता है उस कोफिशिएंट को हम क्या फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो फिर ये तो एक फ्रैक्शनल नंबर है। अभी इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशंस के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है और उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बन जाएगा 2 इथेन।
उसके बाद इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले 2 और यहाँ पे जो प्रोडक्ट में 2 आएगा वो दोनों कैंसिल होके मतलब 7 सिर्फ बचेगा और 7 ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट में इस 2 के साथ और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस इस 3 के साथ 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वाटर बन जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अभी 4 टाइप्स का रिएक्शंस होता है, उसमें से जो पहला रिएक्शंस है उसका नाम है कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। अभी कॉम्बिनेशंस मतलब क्या, जो चीज़ कंबाइन होके बनती है। अभी क्या है, इसमें क्या होगा, दो या फिर उससे ज़्यादा चीज़ें क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और हमें प्रोडक्ट में एक चीज़ देगा, कोई दूसरा चीज़ आएगा नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। इसी को हमने डेफिनेशंस के साथ लिख लिया, ए रिएक्शंस इन व्हिच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव, मतलब कंबाइन टू, अरे यार 2 चीज़ आ गया, कंबाइन टू फॉर्म, यहाँ पे होगा कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। मतलब कि एक ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे क्या हो, 2 और उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिले और हमें ऐसे चीज़ एक फॉर्म होके मतलब दे जो सिंगल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में जो ऐसी चीज़ आए जो सिंगल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। उसको हमने एग्जाम्पल के मतलब 2-3 एग्जाम्पल दे दिया है। उसमें पहला है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो इसमें मैंने नोट करके लिख दिया, मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिल किसके रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर हमें कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर दे रहा है। लेकिन ये तो मतलब 2-2 प्रोडक्ट हो गया, मतलब कि 2-2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर हमें 2-2 प्रोडक्ट दे दिया। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, लेकिन इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे ही क्यों, क्योंकि इसमें तो मतलब 2-2 प्रोडक्ट निकले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या है, सिंगल प्रोडक्ट हमें देना होगा। अभी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये 2-3 दिन बाद वॉश करने के बाद ये फॉर्म होता है, इसीलिए इसको हमें मतलब पहले तो कंसीडर करना होता नहीं है, बाद में मतलब पहले इसको इस चीज़ को रख के मतलब शुरुआत के 2 दिन पहले बात तो हमारे पास वाटर रहेगा, तो फिर हम एक चीज़ ही बोल सकते हैं कि रिएक्शंस होने के बाद एक चीज़ हमें मिला, दूसरा कुछ चीज़ मिले नहीं। जब हम धोएंगे इसको वापस से, उसके बाद 2 और 3 दिन के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए इसको भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। मैंने रेफरेंस बुक में इसको दिखा और एमसीक्यू का ज़माना है इसलिए इंपॉर्टेंट समझ के यहाँ पे लिख दिया। दूसरे नंबर पे है डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट क्या होता है, डिकम्पोज करता है, आपस में तोड़ जाता है, मतलब कि डिकम्पोज करके वो भाग हो जाता है। इसको बोलते हैं कि डिकम्पोज रिएक्शंस। इसी को लिखा है कि ए रिएक्शंस इन व्हिच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। मतलब कि एक ऐसे रिएक्शन जहाँ पे क्या हो, एक सिंगल रिएक्टेंट हो, जो रिएक्टेंट होगा वो सिंगल होगा, वो ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म, मतलब कि वो तोड़ता है किस लिए, फॉर्म करने के लिए, 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या फिर उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स, वो मतलब फॉर्म होने के लिए, बनने के लिए ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अभी इसका एक एग्जांपल हमने ले लिया जो है फेरस सल्फेट। उसको हमने जब हीट देकर डिकम्पोज किया तो हमें मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। और दूसरा एक एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो तुम, कैल्शियम कार्बोनेट को, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देकर तोड़ते हैं तो फिर हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर पे जो टाइप है रिएक्शंस का, उसमें है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और इंडोथर्मिक रिएक्शंस। अभी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक ये कैसे रिएक्शंस है, मतलब रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं कि उसको करवाने के लिए, रिएक्शंस उसको करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, कभी कभार हीट देना पड़ता है और कभी कभार रिएक्शंस होने के बाद हमें हीट मिलती है या फिर रिएक्शंस के दौरान हमें हीट मिलता है। अभी इन 2 टाइप, जो हीट मिलता है या फिर हीट देना पड़ता है, इन दोनों मतलब इन 2 टाइप को ही एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक को बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शंस। अभी एक्सोथर्मिक क्या होगा, एक्सो मतलब कि निकालना, या फिर एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस है जो रिएक्शंस हीट निकालेगा। इंडोथर्मिक मतलब कि जो इंडो मतलब कि देना होगा, जिसमें हमें हीट देना होगा। अभी इसी चीज़ को ये मैंने लिख लिया। पहली बात तो पहले जो टाइप है उसको मैंने लिख लिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और कॉम्बशंस रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब कि जो रिएक्शंस हमें हीट दे रहा है या फिर किसी चीज़ का कॉम्बशंस हो रहा है, इसका कॉम्बशंस मतलब कि इसका एक नाम है, मतलब दूसरा नाम है, ऐसा बोल सकते हो। तो इसमें मैंने लिखा है कि द रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज, जहाँ पे क्या होता है, हीट, एक्सो मतलब रिलीज करता है, निकालता है, एलोंग विद द फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब कि द रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस है जहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज करता है, किसके साथ, प्रोडक्ट बनने के साथ हमें अगर हीट मिल रहा है तो फिर उस टाइप का रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अभी उसका ही 2-3 एग्जाम्पल मैंने ले लिया। पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल में गैस मिलता है उसका जो अगर बर्निंग करें, बर्निंग मतलब कि जलाना, जलाते हैं हम किससे, ऑक्सीजन से। अभी क्या है, मीथेन को हमने ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, बैलेंसिंग देख लेना, अभी ये सिखाया। अभी क्या है, इसको इन दोनों को रिएक्ट करवाने पे हमें मतलब हीट तो मिल रहा है, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद वाटर, और साथ ही साथ हमें हीट मिलेंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने ले लिया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग करनी है तो फिर किसके साथ रिएक्ट करवाना होगा, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन साथ में हीट जरूर मिलेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है और हमने ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाया। अभी और एक जो था जिसको बोला गया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस है जिसमें हमें हीट देना पड़ता है अंदर से। अभी क्या है, इसको लिख लिया मैंने ऐसे ही, द रिएक्शंस व्हिच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब कि एक ऐसे रिएक्शन जो होता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन या फिर चाहिए, जिसको ज़रूरत होती है किसकी, हीट की या फिर एनर्जी की, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अभी इस हीट को मतलब हम कैसे दे सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी से दे सकते हैं, एक तो क्या बोलते हैं सनलाइट की जो रोशनी होती है ना उससे भी दे सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है इसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो फिर हमें क्या देना होगा, सनलाइट की जो रोशनी है उसे हमें देना पड़ेगा। अगर हम ये ना करें तो फिर डिजास्टर हो जाएगा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने के लिए हमें सनलाइट अंदर से पास करवाना होगा ही होगा। उसके बाद अगर हम क्या करें, एजियो या फिर क्या बोलते हैं इसको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसको अगर हम तोड़े, मतलब कि इसमें अगर हम हीट दें तो फिर हमें एक तो मर्क्यूरी मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। चौथे नंबर पे जो एन टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का, उसमें हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, किसी चीज़ को डिस्प्लेस करे, किसी चीज़ को हटाए, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें भी ऐसा ही होगा, कोई भी एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस करेगा या फिर उसका पोजीशन, उसको हटा के उसकी पोजीशन कोई और एक एटम ले लेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी इसमें क्या मतलब लिखा हुआ है कि व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स मतलब displace less reactive elements from its compound, it is called the displacement reactions। क्या होगा, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट ऐसा होता है कि कोई रिएक्टिव होता, मतलब कोई रिएक्टिव ज़्यादा होता है, कोई रिएक्टिव कम होता है। इसको हम मतलब डायरेक्टली चैप्टर 3 में एक इसका रोल पढ़ेंगे। पहली बात तो आएगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम आएगा, उसके बाद कैल्शियम आएगा शायद, ऐसे करके एक रूल होता है, मैं भूल गया था। ऑल्दो मैंने एक ट्रिक भी बनाया हुआ है इसका, मतलब जो एसएमएस में है मैं इधर रिवील नहीं कर सकता इसलिए। अभी इसको मतलब क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जैसे कि पोटेशियम वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर ऐसे रिएक्टिव एलिमेंट पहले आ जाए तो फिर यह क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, अपने पोजीशन से हटा देता है और उसकी जो पोजीशन थी उसको ले लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करे, डिस्प्लेस करे एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट इज कंपाउंड, जो कंपाउंड बना होगा ना मतलब रिएक्शंस में, उस कंपाउंड से, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी इसका भी 2 टाइप है। पहला तो रिएक्टिव में मतलब कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन दूसरा उस पर डिपेंड नहीं करता, उसको सिर्फ पोजीशन चेंज करना है, उसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कराना है बस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में पहले नंबर पे जो आता है वो होता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होगी जिसमें सिंगल एलिमेंट क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, मतलब सिंगल एटम क्या करेंगे, सिंगल एटम को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन ले लेगा। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसमें क्या है, दो एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन ले लेगा। इसको मैंने लिखा है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक ऐसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जहाँ पे वेयर एन एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद ए कंपाउंड, जहाँ पे एक एलिमेंट्स क्या करेगा, रिएक्ट करेगा विद ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के साथ, एंड टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, और जो
अनदर एलिमेंट है उसको उसका क्या करेगा, प्लेस ले लेगा इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के साथ, मतलब कि एक कंपाउंड में कोई एलिमेंट है उसकी, मतलब उसके एक एलिमेंट को हटाएगा पहले, उसके बाद उसकी पोजीशन ले लेगा, इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी। मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया कि ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा उसके लिए क्या होगा, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो मतलब दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को पहले हटाएगा उसकी पोजीशन लेने के लिए। जैसे कि जिंक सॉलिड स्टेट में है, ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके, मतलब जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ तो कॉपर को पहले तो वो हटाएगा, उसके बाद जिंक क्या करेगा, उस सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लेगा। तो फिर वही चीज़ हुआ यहाँ पे, क्या है, जिंक कॉपर को पहले हटाया और जिंक सल्फेट बना, उसके बाद कॉपर अलग से हो गया। और दूसरे में क्या है, आयरन जो सॉलिड स्टेट में है और कॉपर सल्फेट जो एक्वस स्टेट में है। अभी क्या है, आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या करेगा, आयरन कॉपर को हटा के कॉपर की जगह ले लेगा, तो फिर बन जाएगा आयरन सल्फेट, उसके बाद कॉपर अलग हो जाएगा। दूसरा जो रिएक्शंस है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि यहाँ पे दो एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होगा आपस में। अभी इसी को हम बोलते हैं क्या है, प्रेसिपिटेशंस रिएक्शंस। अभी इसको प्रेसिपिटेशंस क्यों बोलते हैं, कि मतलब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं उसमें हमेशा एक तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और दूसरी बात इसमें क्या है, हमें रिएक्टिविटी देखने की ज़रूरत होती नहीं है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन मतलब लेस रिएक्टिव है, ये देखना हमें ज़रूरी नहीं होता। मतलब इसी को लिख लिया मैंने, द रिएक्शंस इन हुईज टू डिफरेंट आयंस ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे क्या है, डिफरेंट आयंस की, मतलब जो ग्रुप हो गए उसके एटम्स क्या करते हैं, इन द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट में रहते हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट में रहते हैं, आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, जो क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं या फिर अपना पोजीशन ले लेते हैं, इस कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मैंने इसका ही दो एग्जांपल लिख लिया। अगर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, सोडियम और बेरियम ये दोनों अपना पोजीशन चेंज करके उस कंपाउंड के साथ नया कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि सोडियम सल्फेट था, इधर क्या करेगा, ये बेरियम सोडियम के साथ आ जाएगा, या फिर ये तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ये इसके साथ आएगा और लास्ट वाले के साथ आएगा। तो फिर पहला बनेगा बेरियम सल्फेट और दूसरे में बनेगा सोडियम क्लोराइड। तो फिर ऐसा ही लिखा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। उसके बाद क्या है, जो AgNO3, यानी फिर इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब याद रखना कि नाइट्रेट होता है। अगर सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो बीच वाले मिलके एक कंपाउंड बनाएगा और लास्ट में जो दोनों है वो दोनों एटम मिलके एक कंपाउंड बनाएगा। तो बीच में क्या है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे नाइट्रेट है, तो फिर सोडियम नाइट्रेट बनेगा जो बना हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है सिल्वर और यहाँ पे है लास्ट में ब्रोमाइड, तो फिर से मतलब सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। अभी क्या है, जो मतलब मैंने बोला था ना कि प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता था कि ऐसे एक इंसॉल्युबल सॉलिड जो पानी में तैरता है या फिर पानी के नीचे बैठ जाता है लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं होता, डायरेक्ट होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं होता है। सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करे तो फिर बेरियम सल्फेट के क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, और अगर सिल्वर नाइट्रेट सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करे तो फिर सिल्वर ब्रोमाइड की क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट देगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। इसी के साथ वीडियो की लंबाई पे नज़र रखते हुए आज के वीडियो को हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।